गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक डेली एक टॉपिक। करंट अफेयर्स डेली की जो करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप पूरे ध्यान से इनको पढ़ेंगे और जो भी अगर आपको पसंद आता है तो उस पर आप कमेंट करना। अगर कोई चीज़ ना पसंद आ रही है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस देश में पूरी आज़ादी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप आईएएस या आरएएस इनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो दृष्टि की वेबसाइट है वो अपने आप में एक ग्रंथ के समान है। आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल है। उसी में से मैं आपको डेली की न्यूज़ बताऊंगा। तो पहले तो ये देखिए कि अभी जो अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 पास हुआ है उसके संबंध में क्या चर्चा है। हाल ही में लोकसभा में अंतर सेवा संगठन विधेयक पेश किया गया है। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया गया है लोकसभा में। क्यों पेश किया गया है? ताकि जो नामित सैन्य कमांडर हैं, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हो, को सैनिकों का कार्यभार संभालने और अनुशासन लागू करने का अधिकार दिया जा सके। यानी जो सैन्य कमांडर हैं वो किसी भी सेवा से संबंधित हो, चाहे वो क्योंकि वहाँ पे चाहे वो भारतीय थल सेना के हों या नौसेना के हों, भारतीय वायुसेना के हों, यानी इस विधेयक को एकीकृत अथवा संयुक्त कमांड की स्थापना से पहले पेश किया गया है। यानी एकीकृत जो संयुक्त कमांड बनाई जा रही है अभी, उसकी स्थापना से पहले से पेश किया गया है। इसके अनुसार जो संसाधन और सैन्य कर्मी हैं वो भारतीय थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के जो एकल 3 स्टार रैंक वाले जनरल के परिचालन नियंत्रण में होंगे। यानी 3 स्टार जो रैंक वाले जो जनरल है उसके अधिकार में ये आएंगे। इनके जवान जो है भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के। अब मेन चीज़ क्या है, 5 संयुक्त सेवा कमान इसमें शामिल हैं। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, समुद्री और वायु रक्षा के शामिल होने की संभावना है इसमें। केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है, अंतर सेवा संगठन, जिसमें एक संयुक्त सेवा कमान शामिल हो सकती है। यह अंतर सेवा संगठन में कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफिसर इन कमांड को अनुशासन बनाए रखने एवं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी कर्मियों के कर्तव्यों को उचित निर्वहन सुनिश्चित करने में सशक्त बनाएगा। अंतर सेवा संगठन का कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड ऐसे अंतर सेवा संगठन का प्रमुख होगा। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो पहली बात तो ये है कि ये लोकसभा में पेश किया गया है अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो कमांडर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सेवा के हों, तो उन्हें वो सैनिकों का कार्यभार संभाल सकते हैं, अनुशासन लागू कर सकते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश में संयुक्त कमान, एकीकृत जो कमांड है उसकी स्थापना की जा रही है। उसकी स्थापना से पहले ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं जो भारतीय थल सेना या नौसेना या भारतीय वायुसेना का किसी का भी अगर 3 स्टार रैंक वाला जनरल है तो उसके ये परिचालन नियंत्रण में होंगे। ये 5 संयुक्त सेवा कमान इसमें शामिल की गई। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, समुद्री और वायु। यानी पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, समुद्री और वायु, यानी ये 5 संयुक्त सेवा कमान है वो इसमें शामिल की जा रही हैं। केंद्र सरकार एक अंतर सेवा संगठन का गठन भी कर सकती है जिसमें एक संयुक्त सेवा कमान शामिल हो सकती है। यानी कि अंतर सेवा संगठन का गठन किया जा सकता है जिसमें संयुक्त सेवा कमान, यानी कि जिसमें सभी सेनाओं से आदमी है वो जवान लिए जाएंगे। यह अंतर सेवा संगठन के कमांडर इन चीफ, कमांड ऑफिसर इन कमांड को अनुशासन बनाए रखने, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी कर्मियों के कर्तव्य को उचित निर्वहन सुनिश्चित करने में सशक्त बनाएगा। किसी अंतर सेवा संगठन का कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड ऐसे अंतर सेवा संगठन का प्रमुख होगा। यानी अंतर सेवा संगठन का जो कमांडर इन चीफ है या ऑफिसर इन कमांड है वो इस अंतर सेवा संगठन का प्रमुख होगा। अब जो देखते हैं हम भारतीय सशस्त्र बलों की वर्तमान व्यवस्था क्या चल रही है और उसमें क्या चेंज किए जाएंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, जो संबंधित सेवाएं हैं जो सैनिकों की, वो संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा अनुशासित होते हैं। वो एक तो है 1957 का नौसेना अधिनियम, एक है 1950 का वायुसेना अधिनियम, एक है 1950 का थल सेना अधिनियम। ये तीनों है। यानी नौसेना के लिए तो 1957 का है, वायुसेना के लिए 50 का है और थल सेना के लिए 50 का है।
तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि समुद्र, नौसेना कहाँ रहती है? समुद्र में। तो समुद्र के लिए जो है वो 7 आता है समुद्र में, स, और यहाँ भी स आ रहा है 7 में, यानी 1957 से कौन सी है? नौसेना अधिनियम कब का है? 1957 का। दूसरा जो है वायुसेना अधिनियम है वो 1950 का है, और थल सेना अधिनियम है वो भी 1950 का है। वर्तमान जो व्यवस्था है संयुक्त सेना व्यवस्था, उसमें क्या है कि जो नौसेना अधिकारी की कमान वाले सैनिक को किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उसकी मूल इकाई में वापस भेजना होगा। नौसेना अधिकारी के पास ऐसे सैनिक के संबंध में प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं। थल सेना और वायुसेना प्रत्येक में 7, और नौसेना के पास 3 कमांड हैं। यानी कि अभी भारतीय सशस्त्र बल है उसमें कितनी कमांड है? उसमें टोटल 17 कमांड हैं। इन 17 में से थल सेना के पास 7 हैं, वायुसेना के पास 7 हैं, और नौसेना के पास 3 कमांड हैं। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक 4 स्टार रैंक का सैन्य अधिकारी करता है। यानी कि 4 स्टार रैंक का सैन्य अधिकारी कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त कमान है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा थिएटर कमान है। निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में रहती है ये, और सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा यानी तीनों की एक समन्वित इकाई है ये। एक दूसरी जो त्रिसेवा कमान है वो सामरिक बल कमान SFC परमाणु संपत्ति के वितरण, परिचालन और नियंत्रण की देखभाल करती है। अब हम देखेंगे कि चीन अपने सशस्त्र बलों का संचालन कैसे करता है। तो चीन अपने सशस्त्र बलों का संचालन कैसे करता है कि चीन ने 2016 में $2.3 मिलियन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया था। यानी कि 2016 में चीन ने अपनी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी थी उसको क्या किया है? 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया है। यानी 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया है। वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो पूरी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की देखरेख करती है। यानी कि जो यहाँ की चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो लद्दाख से अरुणाचल तक लगभग 3488 किलोमीटर जो रेखा है उसकी देखरेख करती है। और भारत के पास क्या है? तो चीन से लगी उत्तरी सीमा है उनके लिए भारत के पास 4 सेनाएँ हैं और 3 भारतीय वायुसेना कमांड हैं। यानी 4 तो सेनाएँ थल सेना है और 3 वायुसेना कमांड है। अब इस पहल करने का मतलब क्या है? इससे क्या होगा? एक तो त्वरित मामला निपटान होगा। यानी कोई कोई आपस में कोई मामला हो जाता है तो उसमें तुरंत मामला निपटाया जाएगा। कई कार्रवाइयों से समय बचेगा, धन की बचत होगी। सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच भी एकीकरण और संयुक्त कौशल शामिल, उनके में विकास होगा संयुक्त कौशल का। बस ये हमारा हो गया। दूसरा है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022। तो हाल ही में क्या किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की है। यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन्होंने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की है। कृषि क्षेत्र में जो पशुधन का योगदान है उसमें लगातार सुधार देखा जा रहा है। इससे पता लगता है कि अर्थव्यवस्था में इसका महत्व जो है वो बढ़ रहा है। अब भारत में दुग्ध उत्पादन जो था वो 2021-22 में 221.6 मिलियन टन था। तो ये विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। यानी भारत में कितना दुग्ध उत्पादन हुआ था 2021-22 में? 221.06 मिलियन टन, इतना मिलियन टन हुआ था। यानी 221.06 मिलियन टन, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है भारत। अब विगत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 5.29%। देश का कुछ जो दुग्ध उत्पादन है उसमें स्वदेशी मवेशियों का योगदान 10.5% है, गैर वर्णित मवेशियों का योगदान 9.82% है, नॉन डेस्क्रिप्ट है, और गैर वर्णित भैंसों का योगदान जैसे कुल दुग्ध उत्पादन में 13.49% है।
शीर्ष 5 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। पहला तो है राजस्थान है पहले स्थान पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे गुजरात है और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है। यानी कि 5 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात और पाँचवा आंध्र प्रदेश। रुमगा, ऐसे याद कर सकते हैं हम, रुमगा। यानी कि ये रुमगा इसकी शॉर्टकट है कि शीर्ष के 5 उत्पादक देश कौन कौन से, राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा रुमगा। यानी कि राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, ऐसे आप पढ़ोगे तो जल्दी याद भी होगा और आउटपुट भी जल्दी बनेगा। अब अंडा उत्पादक देखें हम, तो अंडा उत्पादन कितना है, तो अंडा उत्पादन जो है वो 129.60 मिलियन है, पिछली वर्ष की तुलना में 6.29% ज़्यादा है। अब 5 अंडा उत्पादक राज्य हैं, उनमें शीर्ष में कौन कौन है, तो एक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। अब वेस्टर्न तो ATTB, यानी ए और बी के बीच में टी फंस गए हैं 2, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। अब है मांस उत्पादन। मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन है, जो प्रति वर्ष की तुलना में 5.22% है, 5.62% है। कुल मांस उत्पादन में पोल्ट्री क्षेत्र का योगदान 41.54% है। शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये कुल देश के मांस का कितना कर रहे हैं, 57.86%। यानी कौन कौन से हैं, पहला है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें और कम होता है। ये कल देखेंगे। इसके साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।